So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of differential equation. आज जो हम वर्कआउट करेंगे उसका कोई हेडिंग नहीं है, एज सच मैं कहता हूं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड होगी कि हम उसको किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जितना दिमाग चल जाएगा उतना काम हो जाएगा, ठीक है। कई बार ध्यान देना कुछ चीजों को सभी लोग, जैसे मेरे पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये कॉम्बिनेशन में आए तो इसे मैं क्या डी ऑफ एक्स वाई समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता। यू इंटू वी फॉर्मेट से डिफरेंशिएट करो, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। डन, लिखते चलो। कई बार हमारे सामने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आएगा। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि आपके डिवीजन में क्या है। जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो क्या आप इसे डी ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में देख सकते हैं। यू बाई वी फॉर्मेट से डिफरेंशिएट करो, यस और नो। अगर मैं यहां देखता हूं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है तो यहां पे मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर विच विल बी टर्न आउट एज माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई। यस और नो। ठीक है, अपना काम, मुझे काम चाहिए, ध्यान रखना। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कई बार हमें इसे हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में देखना पड़ेगा, है कि नहीं है। देखो, ट्वाइस एक्स डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई, टू से टू कैंसिल। इसी तरीके से कई बार मुझे इसके फॉर्मेट में देखना पड़ेगा। चले आगे। देखो बेटा, जो भी चीजें मैंने आपको दी वो बेसिक दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सीधे कुछ बहुत हैवी वेट चीज दी है। मैंने आपको एक बेसिक चीज दी जिसके थ्रू अब हम अपने चीजों को बिल्ड करेंगे पूरा। जैसे मान लो कि मेरे सामने आता है, बहुत बार लोग कहते हैं हैवी वेट। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं हैवी वेट लिख नहीं सकता,
जैसे कोई कहेगा x dy प्लस y dx अपॉन xy, तो यार अब खुद सोचो ना, क्या मैं न्यूमरेटर को d ऑफ xy नहीं समझ सकता? अब अगर आप xy को t समझते हो तो न्यूमरेटर में dt हो गया है कि नहीं हो गया? किसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन t आएगा बताओ जरा? log t, तो d ऑफ log xy। सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? मैंने क्लियर कट कहा कि मैं ये कोई नया फॉर्मूला अभी नहीं दे रहा, मैं सब कुछ वही दे रहा हूं जो मैंने बताया है, बस उसमें कुछ और देखने के लिए मैं आपको एड ऑन कर रहा हूं। तो अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ऐसी ही बातचीत करूंगा बेटा जी। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर है अगर, तो हम क्या देख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इजंट इट डी ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई। ऑनलाइन ये चीजें हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बोलो। अरे वेरोनिका, पहले वाला लेक्चर देख लिया है कि नहीं देखा? देख लिया। तो आवाज क्यों नहीं आ रही थी? कह रहा हूं कि अभी तेरी आवाज नहीं आ रही थी कुछ जगहों पे। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड कई चीजों के क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करते हैं, और आप देखेंगे कि हम किसी चीज को कैसे कैसे मूव करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, देखो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से ही चलेंगे, तब आप चीजों को देख पाने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे। जैसे मान लो कोई हमसे कहे सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस फॉर्मेट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। होमोजीनियस फॉर्मेट से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं, मैं होमोजीनियस में बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? देखो डी ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी, अरे मैं ज्यादा जोश में आ गया यार, रुक तो जाओ। जैसे डी एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। मैं इसको लीनियर में भी देख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं जिस फॉर्मेट पे आपसे वर्कआउट करना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट मुझे दिख जाए ना बेटा, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक्स डी एक्स, अब मुझे ये देखना आ चुका है, तो मैं यहां पे कहूंगा डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट इट, नाउ यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। काम खत्म, नोट करते रहो। चले आगे। मुझसे कहा जाए सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट अस सपोज मुझे ये सॉल्व करना है। नाउ this can be written as d of xy is equals to x dy minus y dx अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। देख सकता हूं? देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? बोलो। अब ये एक साथ लिया जाए। Now this can be written as d of xy is equals to d of y by x upon 1 plus y by x होल स्क्वायर। अब तुम सोच सकते हो ये t हो गया तो ऊपर dt बन गया। For this, let y by x is t, then d of y by x is dt. Isn't it? D of xy is equals to integration of dt upon 1 plus t square. Yes or no? Means xy is equals to tan inverse t plus c. You can say xy is equals to tan inverse y by x plus c. कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसमें एक चीज और है। आपने यहां ध्यान दिया है कि मैंने यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। इट माइट बी कि मैं यहां से वाई स्क्वायर को कॉमन लेता। multiple I can think into that direction. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम और आप वर्कआउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? पक्की बात? चले आगे। अब आप देखना क्यों मैंने कहा है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड मैंने नाम दिया इस टॉपिक का। दैट इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक मिनट मैंने आपको दिए, कुछ सोचने की कोशिश करो। कैसे करोगे?
कैसे करेंगे? देखो, जैसे कई बार आप मेरे सामने क्वेश्चन लाओगे, सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज कहता हूं, ये क्वेश्चन यहां पे प्लस कर दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, बहुत इजी। क्यों? अब मैं इसको इधर से इधर ट्रांसफर करूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको टी लेते ही ये रूट टी, इसको, ओ भाई, इसको टी लेते ही रूट टी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन मैंने जानबूझ करके यहां पर आपको ये दिया है। अब समझना इसके सीन को। अगर मैं यहां से एक्स कॉमन भी निकालू, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया है, तो अब की एक्स स्क्वायर नहीं एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दोनों तरफ में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब डिनोमिनेटर में। अब आप जिस फॉर्मेट में चाहते हो फॉर्मेट आ गया, आया कि नहीं आया? अब यहां से मैं बात करूंगा हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इस जगह पे आप सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यू ले लो, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दे देगा? डी यू देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना भाई? तो कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे यार। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू मूव द थिंग्स। चले आगे, कोई दिक्कत विंध्या? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम बोल, नोट तो तूने कर लिया। Now this is root u is equals to tan inverse y by x plus c, means under root of x square plus y square is equals to tan inverse y by x plus c। और ये सोचो कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया
अगर सिंपली ये दे दिया जाता, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + t² क्या होता है? लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट 1 + t²। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको मैनेज करना सीखना, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इवेलुएट ट्वाइस एक्स कॉस वाई प्लस y² cos x dx प्लस 2y sin x माइनस x² sin y dy। अगर मैं कुछ चीजों को रिकलेक्ट करूं, ध्यान देखना सभी लोग प्लीज, इधर क्वेश्चन बाद में नोट करें ध्यान देते हुए। ट्वाइस एक्स dx, ये x² का डिफरेंशिएशन होगा तभी तो आएगा, मतलब x² है और cos y है, cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन y dy, दिख रहा है? मतलब अगर मैं ट्वाइस एक्स कॉस वाई डी एक्स माइनस x² साइन वाई डी वाई, ये चीज एक साथ ले लू, अब जो रिमेनिंग है y² cos x dx प्लस 2y sin x dy इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें अपने आप दिखेगा, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आया ना, y² का डिफरेंशिएशन 2y, so this can be rethink as d of इसका इंटीग्रेशन x² cos y। अब सोचो u इंटू वी से, देखो मैं ये कहूं कि तुम्हें तुरंत आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपको सपोर्ट कर देंगे, डी ऑफ y² sin x। अब देखो करो डिफरेंशिएट, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब हम यहां इंटीग्रेशन करेंगे और अपना काम कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब आप लोग समझ सकते होगे कि आपके एनसीईआरटी के तो बियॉन्ड लेवल है ये, इस तरीके की वहां कुछ भी बातें नहीं थी। बट कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है ये। अब हमारे पास है ऑर्थोगोनल कर्व्स फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स। योर नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्थोगोनल कर्व्स फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यह बात करनी है। हमें गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स दिया है। सिस्टम ऑफ कर्व्स का मतलब उसमें कोई ना कोई अननोन कांस्टेंट जरूर होगा, तभी वो सिस्टम बनाएगा, अदरवाइज केवल एक कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स। इतना याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन देयर इज नो अननोन कांस्टेंट। उसके बाद आपने एक जगह पढ़ा था ऑर्थोगोनल कर्व, पहले भी पढ़ा है, टेंजेंट नॉर्मल में two curves are said to be orthogonal if at the point of intersection their tangents are at 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एक का स्लोप dy ओवर dx है, dy ओवर dx क्या होता है, स्लोप, तो दूसरे का स्लोप आप निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस dx ओवर dy। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आप स्टेप 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब इक्वेशन बना रहे हैं, उसमें dy ओवर dx की जगह माइनस dx ओवर dy करें, क्योंकि एक की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, तो m1 m2 -1 होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिप्लेस करना है dy ओवर dx को माइनस dx ओवर dy से, उस इक्वेशन में जो हम स्टेप 1 से बना रहे हैं। उसके बाद हमें स्टेप 2 में जो नई इक्वेशन मिल रही है उसको सॉल्व करने से जो इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी द ऑर्थोगोनल कर्व्स फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स। चले आगे। चले प्लीज क्वेश्चन लिखें।
find the orthogonal trajectory oblique curves of given system of curves. Y square is equals to 4ax. देखो बेटा, बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। पहला स्टेप क्या था? इस सिस्टम ऑफ कर्व्स, देखो ए चेंज होता जाएगा, कर्व चेंज होता जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते थे? जितने अननोन कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट करते थे। पुट इन इक्वेशन 1। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए की जगह मैं रखूंगा 2y dy over dx into x। तो 2 y से cancel, so finally you will get twice dy over dx, twice x dy over dx is equals to y। ये आपका स्टेप 1। स्टेप 1 क्लियर है कि नहीं है? संभव पक्का। स्टेप 2 में क्या करना होता था? ट्वाइस एक्स माइनस dx ओवर dy इज इक्वल्स टू y। स्टेप 2 में क्या करते थे हम? रिप्लेस करते थे dy ओवर dx को माइनस dx ओवर dy से। ठीक है? अब हम आगे बढ़े तो ये आएगा माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी वाई। अब इसको सॉल्व करना है। तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 मीन्स यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। अब एलसीएम अपन ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। नहीं, चले आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें और गिवन सिस्टम ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना आ गया। भाई एक एग्जांपल बहुत होता है, इसके बाद तो अब आप जितनी प्रैक्टिस करें कि गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस dx ओवर dy, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। और सॉल्व करने के मेथड मैंने बता दिए। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। अब आपने टेंजेंट नॉर्मल में भी कुछ चीजें पढ़ी हैं। अब देखें टेंजेंट नॉर्मल का डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे लेना देना आएगा। प्लीज let C be the curve such that normal at any point P on it meets the x-axis and y-axis at capital A and capital B respectively if BP is to
PA is equals to 1:2 internally and the curve passes through point 0,4, then find the equation of curve. पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। चले आगे। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले तो हमें इसको समझना चाहिए। लेट सी बी द कर्व सच दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी। अब मुझे जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इसको मैं लूंगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इन जनरली, और जो पॉइंट होता है उसको हम लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। ये मेरा कुछ कर्व है, इस पर कोई पॉइंट मेरा यहां ले लेता हूं मैं P विच इज एक्स कॉमा वाई। अब इस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, इस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल meet the x-axis at capital A, y-axis at capital B. If BP ये 1:2 में इंटरनल डिवीजन, यस और नो? कहीं कोई दिक्कत? पक्की बात? अब मुझसे कहा जा रहा है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। प्लीज समझना सभी लोग, स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to -1 upon slope of tangent, means -1 upon dy over dx, which is minus dx upon d. Yes or no? मैं कहूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P दैट इज y माइनस y1, y1 की जगह y है, इज इक्वल्स टू m मीन्स माइनस dx ओवर dy, x माइनस x1। यस और नो? अब अगर मेरे पास ये आ गया तो क्या मैं A का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? क्या मैं B का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकता? अब आप समझे क्यों मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्योंकि एक एक चीज करके उठाता है वो। नोट करें।
चले आगे। अब हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पुट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस dx ओवर dy x minus x means your capital X is nothing but x plus y dy over dx. So your coordinate of A will be x plus y dy over dx comma 0. बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी। पुट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कैपिटल X को 0 करो, देखो क्या आएगा। y माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस dx ओवर dy 0 minus x means capital Y is y plus x dx over dy। तो मेरे पास b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 कॉमा। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है तो a और b में एक के कोऑर्डिनेट निकाल लो, दूसरे की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है अगर सेक्शन फॉर्मूला दिया गया। क्यों मैं अभी बात करता हूं। चले आगे। अब अगर मुझे बात करनी है, ए दे रखा है मुझे, बी और बी 1:2। ए का क्या कोऑर्डिनेट x प्लस वाई y प्लस x dx ओवर डी। अब तुम खुद सोचो कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये b पे 0 आएगा, ये तो पता ही है ना। आप x कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, एब्सिसा पे बात करो। ऑर्डिनेट पे आप घर पे करते रहना, दोनों से सेम आने वाला है। p के लिए क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन 2 प्लस 1। नाउ 3x is equals to x plus y dy over dx means twice x dx is equals to y dy। कहीं क्वेश्चन नंबर डाला है ना, 0,4 से पास भी तो कराना है।
passes through zero comma तो 0 इज इक्वल्स टू 16/2 प्लस सी मीन्स सी की वैल्यू -8. पुट इन इक्वेशन 2. We will get x square is equals to y square by 2 minus 8 means twice x square is equals to y square minus 16. देख लेना भैया कहीं कुछ अब देखो अगर मैं आईआईटी एडवांस में बात करूं तो कहीं ना कहीं हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई तुम्हारी और मैं अब हाइपरबोला की किसी प्रॉपर्टी से लिंक कर दूंगा, बन गया तुम्हारा पैसेज. पहले तो कर्व पूछ लिया, उस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ ली, या उस कर्व का और एक और सर्किल का कॉमन टेंजेंट पूछ लिया. मैं तो ओपन हूं ना, अब मैं तो ओपन हूं, तो यहां से पैसेज निकलना बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है. चले आगे. कुछ चीजें इस तरीके की आपके सामने आएंगी क्वेश्चन फॉर्मेट में. ऑनलाइन किसी को दिक्कत? कुछ चीजें जैसे हम लोगों ने और पहले भी पढ़ी थी, y1 इज इक्वल्स टू y डैश. इसका मतलब क्या होता है आपका dy और dx. y2 मीन्स y डबल डैश विच इज d2y ओवर dx2 विच इज d dx ऑफ y1. y1 का ही तो डिफरेंशिएशन है. हमने ये भी पढ़ा है कि y3 is nothing but y triple dash means d3y over dx3 which is d dx of y2. yes or no? कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके से आते हैं जैसे सॉल्व y2 is equals to x plus sin x. सॉल्व करना है y2 is equals to x plus sin x. तो क्या मैं इसको dy1 ओवर dx समझ सकता हूं? भाई ये स्टेप मुझे लिखने तक की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा कि y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स प्लस c1. मैं समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं? dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स प्लस c1 dx. So y is equals to
एक्स क्यूब बाई 6 माइनस any problem to anyone? Any problem? चले आगे। अब एक क्वेश्चन हम इसी तरीके पे करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्व y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 y3। सॉल्व y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 y3। इन दैट केस अगर हम बात करते हैं तो देखो बेटा y3 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब एक तरीके से मैं सोचूं तो इसको मैं dy2 अपॉन y2 लिख रहा हूं और इसको dy1 अपॉन y1 लिख रहा हूं। We can think into this direction or not? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इंटीग्रेशन करने के साथ log y2 इज इक्वल्स टू log y1 प्लस log c। ये मैंने बताया है, जिस तरीके का चीज है उसी तरीके से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैनेज करो। इन दैट केस log y2 is equals to log cy1। means now y2 is equals to c तो dy1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू c dx। भाई dy1 ओवर dx log y1 is equals to cx plus lambda। so y1 is equals to e raised to पावर, यहां बेस e माना जाता है, cx plus lambda चलो आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया यहां तक? So y1 can be written as e raised to power lambda e raised to power cx। तो d of y is equals to e raised to power lambda common integration e raised to power cx dx। So y is e raised to power lambda upon c e raised to power cx plus d। ये एक तरीके से एक नया कांस्टेंट हो गया a।
अब आपको ये बात भी समझना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन में उतने ही अननोन कांस्टेंट आएंगे। रिवर्स बताया था कि जितने अननोन कांस्टेंट होंगे उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की उतने ही ऑर्डर होगी। डिग्री पे मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता। तो जब आपको थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है तो ये क्लियर है कि उसके कितने अननोन कांस्टेंट आएंगे, 3। यस और नो? चले आगे। कभी कभी आपको इस तरीके से दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, जो P यूज करते हैं वो हम dy/dx यूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में इस चीज को हमेशा याद रखना, ऑल्दो ढंग से क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो वो गिवन होगा, बट मान लो कि किसी एग्जामिनेशन में वो गिवन नहीं हो और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रही हो, तो कई बार आपको ये सोचना पड़ सकता है कि वो कांस्टेंट के रूप में दिया जा रहा है या इसमें दिया जा रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं तो क्लियर मैसेज के रूप में दे रहा हूं, दैट इज सॉल्व p² - 5p + 6 = 0 where p is dy/dx। भूए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डर 1 है भाई, डिग्री 2 है बट ऑर्डर तो 1 है। तो इसके सॉल्यूशन में कितने अननोन कांस्टेंट आने चाहिए? एक ही, ये याद रखना। ठीक है अश्विका, अविका। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो p - 2 p - 3 = 0। मीन्स p - 2 = 0 and p - 3 = 0। So dy/dx अब ध्यान देना बेटा, कई बार तुम्हें चीजें मजबूर करेंगी कि तुम गलतियां करो। अब देखें कि मैंने दोनों जगह इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सॉरी मतलब जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है उसको मैंने c एक ही यूज किया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके सॉल्यूशन में कितने आएंगे, एक ही। कई बार आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अलग अलग इक्वेशन निकाल करके कंबाइंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा था, याद आ रहा है? यहां भी आप दोनों सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों सॉल्यूशन निकाल करके उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दें, यू विल गेट योर रिजल्ट।
चले आगे। एक फॉर्मेट जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है बट कई बार यूज हो जाता है, क्लैरेट्स फॉर्म। पी हमारा डीवाई और डीएक्स ही है। सॉल्यूशन ऑफ differential equation of the form y is equals to px plus f of p is y is equals to cx plus f of c। कुछ नहीं करना है, c को रिप्लेस करना है, p को रिप्लेस करना है c से। ऐसा क्यों किया गया मैं ये बता दे रहा हूं, बट ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, ठीक है। प्रूफ मैं दे रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे आप कहते हैं y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy over dx is equals to p plus x dp over dx प्लस एफ डैश पी डीपी ओवर डीएक्स। अब आप देखें कि ये डीवाई ओवर डीएक्स पी ही तो है, इसका मतलब है डीपी ओवर डीएक्स एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल्स टू 0। यहां से डीपी ओवर डीएक्स कॉमन निकाल दिया, तो dp ओवर dx अगर 0 है, इसका मतलब p जो है वो कांस्टेंट है। पुट इन इक्वेशन 1। चले आगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आए, सॉल्व y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस, या p लिखने की बजाय वो कह दें dy ओवर dx प्लस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। लेट अस सपोज, अब अगर आपको दिख गया कि dy ओवर dx बेसिकली p होता है, अगर आपको दिख गया तो आप सीधे कहोगे सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। अब कोई कहे सर y इज इक्वल्स टू, देखो दिस इज जनरल सॉल्यूशन,
अगर आप सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे दे देते हो, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब तक कोई सॉल्यूशन सी के टर्म में है वो जनरल है, जब आप उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन कर दोगे इट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखें, a culture initially has n naught number of bacteria at t is equals to 1 hour number of bacteria is measured to be 3/2 n naught. If rate of growth is proportional to number of bacteria present. Determine the time necessary for number of bacteria to triple. वर्ल्ड प्रॉब्लम, वर्ड्स में लिखी है प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी। अब आपसे क्या क्या कहा जा रहा है भाई, देखो कहीं भी बैक्टीरिया पड़े रहते हैं, बेचारा कोई कल्चर है लैब में टेस्ट हो, देखो आपकी हाफ लाइफ साइकिल, आपके केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशंस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो सब हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो आप सॉल्व करते हो वो यहां से चीजें मूव करती हैं। जो आप फिजिक्स में सॉल्व करते हो मैकेनिक्स, x डबल डॉट इज इक्वल टू दिस, एसएचएम में आता है ना, ठीक है, वो सब यहां डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलती हैं सॉल्यूशन। इसके बाद तुम अपने मैकेनिक्स को उठा करके देखना, तुम्हें मैकेनिक्स में बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा फिजिक्स में। चले खैर, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। when t is 0 your n is n naught, when t is 1 1 hour पे कितना है 3/2, n is 3/2 n naught। आपको
टाइम कैलकुलेट करना है। कब? जब n ट्रिपल हो जाए। बेसिकली आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। और इसके बाद एक चीज आपको और दी गई है, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। क्या दिया गया है? रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, मीन्स dn over dt is proportional to number of bacteria present। अब सब कुछ खत्म हो गया। dn over dt is kn, so dn over n is k dt, t is equals to 0 to t, n is equals to n naught to n। ln n, n naught से n, k t 0 to t means ln n minus ln n naught is equals to k t minus 0। चले आगे। इट मीन्स ln n upon n naught is equals to kt when t is equals to, कुछ इक्वेशन लिखा था क्या मैंने? when t is equals to 1, n naught is equals to 3 by 2, मतलब n is equals to 3 by 2 n naught। तो ln 3 by 2 n naught upon n naught is equals to k, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास ln 3 by 2। आया ना? when n is equals to 3 n naught, ln 3 is equals to k times of t, तो t is equals to ln 3 upon k, ln 3 upon इस टाइम में आपका जो कल्चर में बैक्टीरिया है वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है?